नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, लेकिन अब झारखंड में भी चुनाव का बिगुल कहे या फिर चुनावी मैदान में अब मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। 13 मई को यहां झारखंड के पहले चरण का चुनाव होगा। देश का चौथे चरण का ये चुनाव होगा और झारखंड की 4 लोकसभा सीटें हैं जिसमें दंगल होगा। मतदाता अपने मनचाहे प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। उनमें खूंटी है, लोहरदगा है, पलामू है और सिंहभूम है। इन चारों सीटों पर दिलचस्प मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। किस तरह की फाइट होगी? क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर आमने सामने का मुकाबला नजर आएगा? कई सीट ऐसी है जिसमें नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। वहां पर क्या कोई निर्दलीय दोनों के आमने सामने को मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाता हुआ या त्रिकोणीय बनाता हुआ नजर आएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिंहभूम और पलामू सीट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पलामू सीट की। पलामू सीट में किस तरह का मुकाबला होगा? यहाँ पर कौन सा समीकरण, इतिहास को अगर देखें, रिकॉर्ड को अगर देखें तो कौन सा समीकरण काम करता आया है? किस पार्टी का यहाँ वर्चस्व रहा है और किस कैंडिडेट ने यहाँ पर लगातार जीत हासिल की है और इस बार का मुकाबला क्या अलग होने वाला है, ये हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश रंजन जी। पलामू सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सीट बंटवारे को लेकर भी काफी जिच हुआ, प्रत्याशी को लेकर भी काफी ज्यादा उथल पुथल देखी गई। कई नाम सामने आते गए और उसके बाद एक नया नाम सामने आया। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला और कौन सा समीकरण काम करेगा? देखिए, अभी तक जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार जो मुख्य मुकाबले की अगर हम बात करें तो जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, जो कि अभी सांसद भी हैं, बीडी राम, वो ताल ठोक रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रही हैं आरजेडी की टिकट पर ममता भूइयां। वहीं पूर्व सांसद जो पलामू के हैं कामेश्वर बैठा, वो हाथी पर बैठकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पलामू का चुनाव है वो एक रोचक मुकाबले में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, जहां दिखता तो है कि सीधा मुकाबला भाजपा और राजद के बीच है, लेकिन कामेश्वर बैठा जो है इसे त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। अब उनका असर कितना होता है चुनाव पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि इसका इतिहास क्या है, तो अगर आप पहले चले जाइए तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा था। कमला कुमारी जो कांग्रेस की थी और वो 4 बार अकेले जो है वो यहाँ पर सांसद बनी है, लेकिन फिर 1984 के बाद कांग्रेस को पलामू में फिर सफलता नहीं मिली और फिर ये सीट धीरे धीरे आरजेडी की तरफ जाता गया और बीजेपी का ये ट्रेडिशनल सीट बन गया। आरजेडी ज्यादातर मौके पर मुकाबले में रहा, मुख्य मुकाबले में रहा, लेकिन जहां तक आप जीत की बात करती हैं तो बीजेपी को जो है वो जीत मिलनी शुरू हो गई। 1991 में रामदेव राम जो है यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और फिर ब्रजमोहन राम जो है कई बार सांसद बनते हैं। फिर 2004 और 2007 की हम बात कर लें तो 2004 में जो है यहां पर मनोज कुमार भूइया जीतते हैं और फिर जो बाई इलेक्शन होता है 2007 में, तब घूरन राम जीतते हैं और ये दोनों जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2009 में कामेश्वर बैठा जेएमएम के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतते हैं और फिर उसके बाद 2014 और 2019 में बीडी राम ने पलामू से चुनाव जीता। तो ये इतिहास की बात हो गई। 6 बार अगर कांग्रेस ने जीता है तो 6 बार भाजपा भी यहां से जीतने में कामयाब हुई है। यहां से जनता पार्टी, जनता दल, स्वतंत्र पार्टी, जेएमएम, आरजेडी सभी के सांसद रहे हैं। अब अगर हम मुकाबले की बात करें और 2019 को अगर हम बेस मान लें, एक आधार वर्ष मान लेते हैं, तो वहां पर अगर हम देखें तब तो फिर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिखता है, क्योंकि अगर आप 2019 को आधार वर्ष मानते हैं तब बीडी राम ने, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, 7.5 लाख से ज्यादा वोट लाए थे और उनकी जो जीत का अंतर था वो था
4,77,000 वोट, मतलब वो इतने बड़े अंतर से जीते थे। लगभग 62.5% मत जो है वो बीडी राम को मिले थे और उस समय आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे घूरन राम, उन्हें 23% के आसपास जो है वो मत मिले थे। तो ये जो हार जीत का फर्क आपको दिखता है वो लगभग 39.5% का है, जो कि विपक्षी पार्टी को मिले वोट से ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप 2019 को आधार माने तब तो फिर जो ये लड़ाई है वो एक तरफा दिखती है और बीडी राम के पक्ष में दिखती है। लेकिन जैसा आप जानती हैं हर चुनाव अलग होता है, चुनाव धीरे धीरे पोलराइज होता जा रहा है। हालांकि 2019 में भी जो लड़ाई हुई थी तो वो एक आमने सामने की ही लड़ाई थी। इस बार भी वही स्थिति है, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदला हुआ है और प्रत्याशी के तौर पर ममता भुइयां हैं, जो कि कुछ दिनों पूर्व तक तो बीजेपी में ही थी, लेकिन फिर जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया फिर वो पटना गई। वहां उन्होंने जो आरजेडी के बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की, मीसा भारती से उनकी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद जो है उन्हें सिंबल दिया गया। जो जिच की बात आपने की वो जिच भी रहा और वो टिकट लेकर आ गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं और वो बराबरी का मुकाबला करने का प्रयास करते हुए दिख रही हैं। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी इस चुनाव की गंभीरता को समझते हुए जो है अपना पलामू का दौरा बनाया और वो वहां पर जनसभाएं जो है वो आपको संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी। तो अब जब दो दिग्गज नेता जो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचते और अपनी बातों को रखते हैं, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के भाषणों के बाद, इन दोनों के पलामू दौरे के बाद जो चुनाव 13 तारीख को होता है वो किस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो वाकई ये जंग भी काफ़ी दिलचस्प होगी और ममता भुइयां इस बार चुनावी मैदान में है और जैसा आपने कहा कि ये काफ़ी दिलचस्प जंग इस बार होगी, क्योंकि इस बार पूरे दमखम के साथ ममता भुइयां चुनावी मैदान में है। यहाँ पर जातीय समीकरण कितना बड़ा फैक्टर रहा है रंजन जी? देखिए ये एक जो है एसटी रिजर्व सीट है, माफ कीजिएगा एससी रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति रिजर्व सीट है। तो देखिए उस वोट में तो बंटवारा होना है और अगर आप देखें तो लगभग 26% मत जो हैं वो एससी के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। 20% मत हैं वो बटेंगे और वो बटेंगे किन में वो बीजेपी को भी मिलेगा, वो आरजेडी को भी मिलेगा और वो जो आपको वोट है वो कामेश्वर बैठा भी उसको उनको भी वो वोट मिलेगा। लेकिन इसमें बड़ा चंक कौन निकालता है ये महत्वपूर्ण होगा और बीडी राम जो है इसके लिए पिछली बार जो है उन्हें इसका बड़ा चंक मिला था और उनकी कोशिश होगी कि जो एससी वोटर्स हैं उनका बड़ा चंक उन्हें मिले। खैर हम जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो अन्य की भी हम बात कर लेते हैं। एससी जैसे 26% है, अगर हम एसटी वोटर्स की बात करें तो वो 11-12% के आसपास पलामू कंस्टिट्यूएंसी में है। मुस्लिमों की आबादी जो है वो यहाँ पर लगभग 14 से 15% के बीच है। इसके अलावा फॉरवर्ड क्लास के भी वोटर्स हैं जिसमें राजपूत ब्राह्मण की आप बात कर लीजिए तो इन दोनों की संख्या जो है वो अच्छी है। दोनों को मिला दें तो 15-16% के आसपास जो है इनका वोट हो जाता है। और जो ओबीसी है उनके वोटों की अगर हम संख्या निकालने जाएं प्रतिशत में तो वो ऑलमोस्ट 30 से 32% वोट जो है ओबीसी के हो जाते हैं, जिनमें कि कुर्मी, कुशवाहा, यादव, चौरसिया, वैश्य, चंद्रवंशी आदियों को आप शामिल कर सकते हैं। रंजन जी ममता भुइयां चूंकि राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं तो जो एमवाई समीकरण है मुस्लिमों की भी अच्छी खासी आबादी है और यादवों की भी है, तो क्या ये वोट एकजुट हो पाएंगे? देखिए अगर आप देखें तो मुस्लिम आबादी 15% है और यादव जो है वो 6% है। तो ये मिलाकर 21% के
आसपास जो है वो पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और आप अगर आरजेडी का वोट देखें पिछले चुनावों में तो आप देखेंगे कि 2004 में आरजेडी को पलामू में सबसे ज्यादा वोट मिले थे 32.22%। इसके अलावा फिर आप देखिए तो 2007 में 24%, 9 में 22%, 14 में भी 22% और 2019 में 23%। तो ये आपको दिखता है कि अगर माई इंटैक्ट भी रहता है तो इन्हें फिर अन्य जातियों के वोट जो है वो कम मिल रहे हैं, और अगर इन्हें अन्य जातियों के वोट मिल रहे हैं तो माई इंटैक्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों को भी मिलाकर 21% हो जाता है। और जो आरजेडी का वोट शेयर रहा है, ये मैं 2004 से बात कर रहा हूं, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 22 से 24% के आसपास रहा है 2004 को छोड़कर। जब आरजेडी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था तब उसे 32% मत मिले थे। देखिए आसिया जी, अब जो चुनाव हो रहा है वो बाइपोलर इलेक्शन है। पहले जो है वो कई पोल बन जाते थे, बहुकोणीय मुकाबले हुआ करते थे, तो इसलिए वोट आपको कम दिखते हैं। और आज के बाइपोलर जमाने में अगर किसी प्रत्याशी को 30%, 32% जो कि अधिकतम है आरजेडी का 2004 में, उतना भी आ जाए तो काम नहीं बनना है। यहां पर जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि आपको 40% से ज्यादा मत लाना है। तो क्या ममता भुइयां वो करिश्मा कर सकती हैं कि वो 40% से ज्यादा मत लाएं? क्योंकि अगर आप बीडी राम के वोट देखेंगे तो पिछली बार 62.5% थे। तो जो पहला काम ममता भुइयां और कामेश्वर बैठा को करना है वो ये करना है कि आपको बीजेपी के वोट जो है उनको आपको 50% के अंदर लाना है। अगर बीडी राम 50% से वोट ज्यादा लेकर आ जाते हैं तो फिर उन्हें जो है जीत आराम से मिल जाएगी, वो जीत कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि 50% से ज्यादा मत की बात तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो इसीलिए जो आरजेडी है और यहां पर बीएसपी से कामेश्वर बैठा है, उनकी कोशिश यह होगी कि वो पहले तो जितनी सेंधमारी कर सके बीजेपी के वोट में वो करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप 1991 से देखें तो यहां पर जो है 1991 की चुनाव की बात कर लीजिए, 96, 98, 99, ये 4 बार जो है बीजेपी वहां जीता। फिर 2004, 7 और 9 में बीजेपी नहीं जीत सका, लेकिन फिर 2014 और 2019 में बीजेपी यहां से जीता है। मतलब कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो पलामू है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए, और जो आरजेडी की कैंडिडेट है ममता भुइयां उनके लिए भी, कि वो बीजेपी के वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। ये भी देखना होगा कि जो बीडी राम है वो पिछले 2 बार से सांसद हैं। तो जब कोई व्यक्ति लगातार 10 साल सांसद रह जाता है तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ लोकल लेवल पर बनता जरूर है। तो वो कितना है? और लेकिन कामेश्वर बैठा भी हैं चुनावी मैदान में, तो क्या इस मुकाबले को त्रिकोणीय वो कर सकते हैं? और अगर त्रिकोणीय होता है तो किसके वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? देखिए, अगर कामेश्वर बैठा मुकाबले को त्रिकोणीय कर सके और अगर वो बीएसपी के वोटर्स में ये विश्वास दिला सके कि वो मुख्य मुकाबले में हैं, तो वो वहां पर बीजेपी के कुछ वोट कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, तब बीएसपी को जो है सिर्फ 2.1% वोट मिला था। 2014 में 2.1 और 2009 में 6.7%। लेकिन जब आप विधानसभा के चुनाव में जाती हैं तो आप देखती हैं कि वहां पर जो बीएसपी है उसे लगभग 11% मत जो है वो मिले थे। तो इसका मतलब जो वो 5% वोट कम होता है वो वोट जो है इस चुनाव में बीजेपी को चला जाता है। तो बीएसपी अगर लोकसभा में चाहता है कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए तो उसे पहले अपने वोटर्स के अंदर वो विश्वास डालना होगा। क्योंकि अगर आप देखिए तो विश्रामपुर और भवनाथपुर में विधानसभा चुनाव में बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, और इसके अलावा हुसैनाबाद में वो
तीसरे नंबर पर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक जो है पहचान है, और जो वहां पर बीएसपी के वोटर्स है, गढ़वा में भी मुझे जहां तक याद पड़ता है विधानसभा चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रही थी। तो अगर ऐसी स्थिति हुई और उन वोटर्स को अपने तरफ जो है कामेश्वर बैठा जो है वो कर लेते हैं, और जो कामेश्वर बैठा का इंडिविजुअल वोट है अगर उसको वो जोड़ते हैं अपने में, तब मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। लेकिन चूंकि ये चुनाव जो दिखता है कई बार कि ये बाइपोलर की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर वैसा होता है तब कामेश्वर बैठा को नुकसान उठाना पड़ सकता है और फिर वो मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बना पाएंगे। तो ये कामेश्वर बैठा के ऊपर और जो उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें वो कितना विश्वास अपने वोटर्स के अंदर पैदा कर पाए हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर ये बाइपोलर ही रहेगा। इधर देखिए तेजस्वी यादव भी पलामू में पहुंचे अपने प्रत्याशी के लिए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। उनके साथ वीआईपी सुप्रीमो भी पहुंचे और मुकेश सहनी, और उन्होंने प्रचार किया है। इस तरह के अगर स्टार प्रचारक आते हैं तो वो जो भीड़ है जो सभा में पहुंचती है उसे वोट में कितना तब्दील कर पाते हैं? देखिए, ये कितना हो पाता है इसका कोई सटीक आंकड़ा तो आज तक कहीं नहीं निकला, लेकिन हाँ एक बात तो है कि सुनने तो जाते वही हैं जो उनके समर्थक हैं ज्यादातर मौकों पर। हालांकि जो जब पहले की बात होती थी या जब कोई बड़ा लीडर आता है तो कई ऐसे लोग भी जाते हैं जो तटस्थ होते हैं, वो बड़े लीडर्स को भी सुनने जाते हैं जिन्होंने कि अपना मन नहीं बनाया होता है। वो जो है आपको एक पक्ष की सभा में भी जाते हैं और दूसरे पक्ष की सभा में भी जाते हैं और फिर सबको सुनकर अपना एक मन बनाते हैं। तो नेचुरली प्रधानमंत्री के आने से और जो उनकी सभा में भीड़ उमड़ी, जो प्रधानमंत्री ने बात की, प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बात की, उन्हें टिप्स दिए चुनाव के, तो इन सारी चीजों का प्रभाव भी जो है वो पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब आप कार्यकर्ताओं को से खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं, नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो वो जो आप कहते हैं कि उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वो और दिल के साथ जो है वो चुनाव में लड़ते हैं। यही बात जब तेजस्वी यादव पलामू पहुंचे, वो वहां पर लोगों से मिले, सभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मिले, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके निकले हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि जो सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, तो आरजेडी के अलावा कांग्रेस और जेएमएम की मैं बात कर रहा हूं, उनका साथ जो है ममता भुइयां को कितना मिलता है और कितने दिल से मिलता है। देखिए, साथ तो मिलता ही है, वो कहा तो जाता ही है, लेकिन वो दिल से कितना मिलता है, वो कितने दिल से लगते हैं और अपने वोटर्स को कितना मोबिलाइज करके बूथ तक लेकर जाते हैं। अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इस चुनाव में दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपने वोटर्स को लेकर बूथ तक चले जाते हैं, उनके जीत की संभावना जो है ऐसे भी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वोटर आपका बूथ तक जाता है तो वोट करता है। तो ये चीजें भी देखनी है कि इसमें कार्यकर्ताओं का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि चुनाव जनता के भरोसे लड़ा जाता है, लेकिन कार्यकर्ता वो होते हैं जो इस जनता को मोबिलाइज करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और बूथ तक लेकर जाते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवा कर ले जाते हैं। और इस मामले में जो है वो बीजेपी थोड़ी भारी पड़ती है। लगभग हर जगह अगर आप देखें तो वो ये काम करने के लिए जानी जाती है। तो अब ये देखना है कि आरजेडी जो है वो किस तरह से वोट करवा पाता है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट तो गुच्छे में होते हैं, वो तो जाते हैं, वो इतने जागरूक हैं कि वो जाकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अन्य जो मतदाता हैं जो कि अलग धर्म या जाति के हैं, वो किस तरह से जाते हैं, वो अपना वोट करते हैं या नहीं। तो देखिए, मत प्रतिशत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है परिणाम पर, और ऐसे भी ये लोकतंत्र का चुनाव है, तो ये तो हम सब भी अपील करते हैं सभी मतदाताओं से कि उन्हें जिन्हें भी वोट देना हो वो वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो ये रही पलामू की बात
और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन से कैंडिडेट मतदाताओं को अपने पक्ष में कर पाते हैं और मतदाता उनके नाम पर मुहर लगाते हैं। ये 13 मई को सभी इन तीनों की किस्मत ही ईवीएम में कैद हो जाएगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।